स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूँ छोटे से प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का साइंस बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले मैं आप सबसे बताना चाहूंगा कि हमारे आसपास हम बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। हम चारों तरफ किस चीज से घिरे हुए हैं? बहुत सारे सामानों से, वस्तुओं से घिरे हुए हैं। तो कभी आप लोगों के मन में ये सवाल आया कि ये सारी वस्तुएं आखिर किन चीजों से मिलकर बनी है? किन चीजों से बनी है? कभी ये सवाल आया? देखो यहाँ पे लिखा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जिन चीज से वस्तुएं बनकर मिली है उसे ही साइंटिस्टों ने नाम दिया मैटर, यानी कि पदार्थ। हमारी जितनी भी वस्तुएं हैं वो किन चीज से मिलकर बनी है? पदार्थों से मिलकर बनी है। तो चलिए, पदार्थ क्या आप लोग समझ गए? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट नेम्स मैटर। समझ आया? हमारे जितने भी यूनिवर्स में वस्तुएं बनी हैं, मटेरियल्स बने हैं, उसको ही, जिस चीज से मिलकर बना है उसे ही वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? पदार्थ का नाम दिया। चलिए पदार्थ के बारे में थोड़ी और वस्तुएं जान लेते हैं कि मैटर का क्या क्या और डेफिनेशन लोग दे सकते हैं। तो द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। इट इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट पार्टिकुलर। देखिए, जो भी मैटर होता है, पदार्थ होता है, वो किस चीज से बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। द मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास। हाँ, ये तो बात कॉमन, देखिए समझ आ रहा है सबको। हमारी जो भी आसपास वस्तु है वो किन चीजों से मिलकर बनी है? पदार्थ, यानी कि मैटर से। मैटर किस चीज से बना है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से। तो ये जो जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास दिखाई दे रही है, जो पदार्थ से बनी है, मैटर से बनी है, वो मटेरियल्स जो है वो क्या करते हैं? एक स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं। उनका एक वॉल्यूम होता है, उनका एक मास होता है, यानी कि उनका एक द्रव्यमान होता है, उनका आयतन होता है, वो एक जगह घेरती है। जैसे कि मैं अभी जिस लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, वो लैपटॉप मेरा टेबल पे एक जगह घेरा हुआ है। ये मेरा पैड है, इस पैड पे से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस पैड भी टेबल पे एक जगह घेर के रखा है। मैं जिस पे बैठा हूँ, ये चेयर भी एक जगह घेर के रखा है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो पदार्थ क्या करता है? एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, और उसका एक मास होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड कंटिन्यूअसली मूविंग। देखिए, जो भी पदार्थ होता है, बताया गया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मान लीजिए कि ये मेरा ये पेन जो है, ये मैटर से बना है, ठीक है। तो इसमें जो मैटर क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो ये जो पेन है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने हैं, तभी ये मेरा पेन बना है, ठीक है। ये क्या बना है? मैटर से, और ये मैटर जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर होता है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो मैंने टाइनी पार्टिकल्स बनाए, इन टाइनी पार्टिकल्स के बीच में भी एक स्पेस है ना? हाँ, वही चीज लिखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो भी पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स, उनके बीच में एक स्पेस होता है, ठीक है। क्या होता है? स्पेस होता है, और वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। लेकिन इनका भी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है, ठीक है। आगे हम अच्छी तरह से इसे समझेंगे। बस अभी इतना ध्यान रखिए कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। इन पार्टिकल्स में भी स्पेस होता है। क्या होता है? ये पार्टिकल्स जो है उसमें भी स्पेस होता है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इनके बीच एक स्पेस होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझाया। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। इसे मिटा देता हूँ मैं। हम्म, चलिए इसके आगे देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, मैटर के जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पार्टिकल्स शो करके दिखाया था। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर जो होते हैं कितने टाइप के स्टेट्स में पाए जाते हैं, मतलब कितने प्रकार के अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखिए,
मैटर जो है 3 टाइप्स के स्टेट में पाए जाते हैं। मैटर का 3 अवस्था होता है। क्या-क्या? बता देता हूँ मैं आपको। सॉलिड यानी कि कठोर या ठोस कह रहे हैं, ठोस। सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड यानी कि द्रव, और गैस। गैस को हम लोग गैस ही कहते हैं, ठीक है? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 अवस्था में हमारे क्या पाए जाते हैं? मैटर पाए जाते हैं। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। याद रखिएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलिए इसे मिटा देता हूँ। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मैटर के 3 स्टेट्स। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया है जिसमें दिखाया है कि जो हमारे मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी पहचान कैसे करेंगे, उनकी विशेषता क्या होती है। तो चलिए एक-एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड। सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ, ये पेन एक ठोस पदार्थ है। टेबल, बेंच, ये सारे ठोस पदार्थ है। तो चलिए ठोस पदार्थ में हम लोग अच्छी तरह से पहचान बनाएंगे। आप लोग देखिए ठोस पदार्थ में क्या-क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग इंटरक्यूलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी सॉलिड मटेरियल होता है, तो उस जो वो जो छोटे-छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है, इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक दूसरे को आकर्षण करने का जो बल होता है, ठीक है? वो क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है, वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोला गया है, ठीक है? जो टाइनी पार्टिकल्स है छोटे-छोटे, उनके बीच एक दूसरे के लिए आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचकर बहुत ही ज़्यादा फोर्स से रखते हैं, ठीक है? इसका अगर वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा फोर्स से खींच के रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये टाइनी पार्टिकल इसको खींच के रखा है, ये टाइनी पार्टिकल इसको खींच के रखा है, यानी कि इन दोनों के बीच स्पेस बहुत ही कम होगा, ठीक है? इससे ही हम लोग समझ जा रहे हैं। एक लाइन पढ़े, दूसरा लाइन ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड जो मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल का जो मेटल होगा, उसमें जो टाइनी पार्टिकल्स है, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही अधिक होता है और उनके पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत ही कम होता है। नॉर्मल सी बात है कि अगर उनके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा है, एक-दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करके अपने पास रख सकते हैं, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, तो वो एक-दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखेंगे और एक तरफ से ज़्यादा है फोर्स, इसका मतलब वो बहुत ही करीब-करीब रहेंगे। इसके वजह से उसमें इनके बीच में जो स्पेस होता है, वेरी लेस स्पेस होता है, ठीक है? वेरी लेस स्पेस, ठीक है? आगे देखते हैं। हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। देखिए, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हम लोग बहुत दे सकते हैं, जैसे वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है आइस, ठीक है? तो अगर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं, तो वो अपना एक फिक्स्ड शेप पा लेते हैं, है कि नहीं? अपना वो एक वो एक फिक्स्ड शेप पा लेते हैं, ठीक है? हमारे आस-पास जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये पेन, टेबल, कुर्सी, अ, बहुत कुछ, ये सारे क्या है? सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का एक डेफिनिट शेप होता है, यानी कि उनका एक फिक्स्ड शेप होता है और उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है? आइस क्यूब मान लीजिए हम लोग स्क्वायर फॉर्म में हम लोग बनाएँ, तो उस आई क्यूब का शेप जो होगा फिक्स्ड होगा, स्क्वायर, और जैसे ही वो लिक्विड में बनेगा उसका शेप चेंज हो जाएगा। ये हम लोग लिक्विड में समझेंगे। बस आप इतना याद रखिए कि जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसका एक डेफिनिट शेप होता है और उसका एक डेफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है? हाई डेंसिटी। अब देखिए हाई डेंसिटी से भी हम लोग वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से समझ सकते हैं। अगर दोनों जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है टाइनी पार्टिकल्स के बीच, उनके बीच अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, जिसका मतलब है कि वो एक-दूसरे के बहुत ही करीब रहते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में शो किया गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही कम गैप पाया गया है। तो डेंसिटी मतलब क्या होता है? एक पार्टिकुलर एरिया में कितने-कितने डिस्टेंस पे ये पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है? एक पार्टिकुलर एरिया, मान लीजिए 1 किलोमीटर रेंज में कितने लोग हैं, ठीक है? अगर 10,000 लोग हैं, तो उनके बीच का गैप
ना 20,000 लोग हैं, तो वो एक पार्टिकुलर एरिया में कितने करीब-करीब रहते हैं, उस पार्टिकुलर एरिया को फिक्स्ड मान के हम लोग उनके घनत्व कहते हैं डेंसिटी को हिंदी में। तो इस पार्टिकुलर एरिया में जो पार्टिकल्स है उनके बीच कितना ये है उसको ही हम लोग ये है मतलब यहाँ पे देखिए ये जो पार्टिकल्स है इसके बीच देखिए कितना कम गैप है इतने फिक्स्ड एरिया में ये इतना फिक्स्ड एरिया में ऊपर में इतने सारे पार्टिकल्स है लेकिन वही इतने एरिया में इसमें इतने कम पार्टिकल्स है यही यहाँ पे बहुत ही पास पास ज्यादा मात्रा में है वही हमारा क्या कहलाता है हाई डेंसिटी ठीक है इसी को हम लोग क्या कहते हैं हाई डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब कि कोई सॉलिड फॉर्म में ऑब्जेक्ट होगा कोई सॉलिड फॉर्म में मटेरियल होगा और उसको हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे लाके वो क्या होता है पिघलना शुरू हो जाता है वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बदलना शुरू हो जाता है उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि आइस है बर्फ है इसको हम लोग टेम्परेचर देंगे गर्म करेंगे तो ये आइस धीरे-धीरे वाटर में बदल जाएगा। क्या होगा? धीरे-धीरे वाटर के फॉर्म में बदल जाएगा। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो ये आइस है, वो वाटर में बदल जाएगा। तो वाटर का आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? आइस का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। सॉरी 100 बोल रहा हूँ। आइस का 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वो आएगा तो वो धीरे-धीरे पानी के में वाटर के फॉर्म में पिघलना शुरू हो जाएगा, वही इसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है? जब कोई सॉलिड उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगे, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का, उस सॉलिड मटेरियल का हम लोग क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में बदलने के बाद जब लिक्विड से वो वेपर में चेंज होने लगे वेपर में ठीक है एक इसको और 0 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर देते जाएंगे और एक वो पार्टिकुलर टेम्परेचर से लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे तो उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग उस मटेरियल का हम लोग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हमारा पानी गर्म हो जाता है तो वो खौलने लगता है और उसमें से तीव्र गति से क्या होता है वेपर निकलने लगता है ठीक है तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और लिक्विड से गैस बनने लगे वेपर में कन्वर्ट होने लगे तो उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट याद रहेगा इसके बाद देखिए सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड सॉलिड कैन नॉट फ्लो सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते दबा नहीं सकते उसको दबा के उसको कंप्रेस करके छोटा नहीं कर सकते जैसे ये पेन है इसको मैं दबाने जाऊंगा तो ये टूट जाएगा लेकिन ये कंप्रेस होके एक छोटा पेन का साइज में नहीं आएगा ठीक है तो सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते उसको दबा के छोटा नहीं कर सकते और सॉलिड फ्लो नहीं होता है। अब ये पेन है ये क्या फ्लो होगा? अब इसको मैं गरम करके पिघलाऊँगा तभी ये हो सकता है फ्लो लाइक लिक्विड फॉर्म में आ जाए। लेकिन सॉलिड ऐसे नॉर्मली फ्लो नहीं होता है, नहीं तो हमारा जो ये लैपटॉप है, जो भी हमारे आस-पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो सब फ्लो होने लगे तो क्या होगा हमारा? हाँ? तो सॉलिड्स फ्लो नहीं होते। अब देखिए बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में क्या होता है सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा वीक होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीक हो गया इसका मतलब इसके बीच का जो टाइनी पार्टिकल्स थे इनके बीच गैप थोड़ा-सा सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ज़्यादा हुआ है कि नहीं? अगर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को खींच के रखते हैं उनके बीच बल ज्यादा होता है तो वो उन एक दूसरे के पास रहते हैं और सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में वो बल कम है इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है कम है जिसकी वजह से इनके बीच में लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस हो जाता है ठीक है और देखिए नॉर्मल बात है पानी क्या है लिक्विड फॉर्म में है लिक्विड पानी का कोई डेफिनेट शेप होता है नहीं नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम हमारा अगर 250 ml 250 ml अगर वाटर है तो वो 250 ml का वाटर आप एक
छोटे से कटोरी में रखिए या एक ग्लास में रखिए या एक बोतल में रखिए। वो 250 ml का 250 ml रहेगा, उसका शेप चेंज हो सकता है लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो वही लिक्विड का कोई डेफिनिट शेप नहीं होता बट डेफिनिट वॉल्यूम होता है, उसका एक फिक्स्ड आयतन होता है, ठीक है? इसके बाद देखिए डेंसिटी इज लोअर। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम है सॉलिड के मुकाबले में, इसका मतलब कि वो दूर-दूर रहेंगे, उनको ज्यादा एरिया लगेगा। तो मैं एक ये फिक्स्ड एरिया माना था, ये फिक्स्ड एरिया में देखिए इसमें कितने सारे टाइनी पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसमें वो टाइनी पार्टिकल्स नहीं है, कम है। इसका क्या है सॉलिड के कंपैरिजन में डेंसिटी क्या है लोअर है, ठीक है? लो मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, अब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, हम लोग समझ चुके हैं। तो लिक्विड का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि ऑलरेडी तो मेल्ट फॉर्म में रहता है। अब डेंसिटी इज लोअर, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड। लिक्विड को हम लोग कंप्रेस्ड करके हम लोग उसे कंप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कोई एक गिलास पानी लिए, एक गिलास वाटर लिए, मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग करके समझाता हूँ। यहाँ एक गिलास वाटर लिए, इतना पानी है इसमें, ठीक है? इतना पानी है। मैं यहाँ एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है? ये पिस्टन है। अब मैं इसे अगर फोर्स देके एक्सटर्नल फोर्स देके इसको कंप्रेस्ड करके इस जगह पे ले आ सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे इस जगह पे ले आ सकता हूँ, तो पानी इतने दूर में ही आ गया, ठीक है? तो ये क्या हो गया? कंप्रेस्ड हो गया, ठीक है? तो हम लोग कंप्रेस्ड करके किसी भी मटेरियल को गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कर सकते हैं कन्वर्ट, ठीक है? उल्टा जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करके सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग किसी मटेरियल को कंप्रेस्ड करके गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसको कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर घटेगा और ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड और लिक्विड्स कैन फ्लो। ये तो हमारा लिक्विड का प्रॉपर्टी ही है कि लिक्विड फ्लो करता है। पानी हम एक जगह गिराएंगे तो वो बह के दूसरी जगह चला जाएगा। नदी, झरना, हमारे घरों का नल, ये सब पानी बहते आप हर जगह ही देखते हैं। तो लिक्विड कैन फ्लो। द्रव क्या होता है? फ्लो करता है, उसमें बहने की क्षमता होती है, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग गैस की। तो जो गैस जो स्टेट है मैटर का, इसमें क्या होता है? वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच का, वो सबसे कम होता है। सबसे कम हुआ मतलब कि उसके बीच अट्रैक्शन नामात्र के बराबर में होता है और उनका जो पार्टिकल्स होता है बहुत दूर-दूर होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत दूर-दूर हो रहा है। इनके बीच के पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत ही ज्यादा है, बहुत दूर-दूर होते हैं। उनके बीच अट्रैक्शन नहीं है, वो एक दूसरे को खींच के अपने पास नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरह से क्योंकि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम है। इसलिए उनके बीच स्पेस ज्यादा हो गया और स्पेस ज्यादा हो गया यानी कि फिक्स्ड हम लोग एक एरिया लेंगे, फिक्स्ड एरिया लेंगे तो इसमें हमारा पॉपुलेशन जो है टाइनी पार्टिकल्स का कम है, इसलिए वेरी लो डेंसिटी, ठीक है? डेंसिटी इज वेरी लो। और साथ ही साथ हम गैस का जानते हैं कोई डेफिनिट शेप नहीं होता और कोई वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है कि नहीं? हम लोग एक बड़ा सा वैक्यूम एरिया लें यानी कि कोई बड़े से एरिया में निर्वात, यहाँ की वहां कोई गैस नहीं है और वहां ले जाके थोड़ा सा गैस छोड़ दें तो वो गैस पूरे रूम में भर जाएगा। इसलिए कोई भी जो गैस होता है उसके बीच उसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता और उसका वॉल्यूम भी नहीं होता, ठीक है? वो फैलने की क्षमता होती है, ठीक है? गैस कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं रहता यानी कि वो एक गिलास में डाले तो वो गिलास में ही भरा नहीं रहेगा, वो गिलास से फैल जाएगा और उसका उसलिए कोई वॉल्यूम नहीं होता और उसका कोई डेफिनिट शेप भी नहीं होता, ठीक है? 3 चीजें समझ गए अब। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस का पार्टिकल्स बहुत दूर-दूर है, उसको हम लोग कंप्रेस करके इस बहुत ही
उन पार्टिकल्स को नजदीक ला सकते हैं। तो गैसेस क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल। इसका एग्जांपल आप लोग के घरों में ही है। हमारा जो सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, उसको क्या कहते हैं, एलपीजी। इसका फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि हम लोग पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड किए, यानी कि उसको हाईली कंप्रेस करके उस गैस सिलेंडर में भर के हम लोग उसको यूज करते हैं। एक्चुअली वो क्या होता है, गैस होता है, लेकिन उस सिलेंडर के अंदर उसको लिक्विफाइड किया गया है, लिक्विड के फॉर्म में बनाया गया है। इसलिए जब हम लोग गैस को खोलते हैं तो गैस पूरा निकलेगा, लेकिन उसको हिला के देखिएगा, उसमें अंदर आपको लिक्विड महसूस होगा। ठीक है। और गैसेस कैन फ्लो, गैस भी फ्लो करता है, तभी तो गैस सिलेंडर से हम लोग जो पाइप के थ्रू से यहाँ पे बर्नर जलाते हैं। आखिर यहाँ से यहाँ गैस फ्लो करके जा रहा है, तभी तो यहाँ हम लोग बर्नर जला रहे हैं, है कि नहीं? तो गैसेस कैन फ्लो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमारा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, समझ आ गया होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन टाइप्स के हमारे स्टेट पाए जाते हैं मैटर के। और इसमें हम लोगों ने देख लिया है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड में सबसे हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स, फिर लिक्विड में उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम, और गैसेस में उन दोनों से सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स पे ही जो पार्टिकल्स है उनके बीच का गैप डिपेंड करता है। हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब कि लो स्पेस, और थोड़ा उससे कम मतलब कि थोड़ा लो स्पेस, और ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा तो बहुत ही हाई स्पेस होगा। ठीक है। सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम होता है। लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता, उसे हम जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसका शेप ले लेगा, लेकिन उसका एक फिक्स्ड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन गैसेस का कोई शेप और कोई वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। उसके बाद हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, यानी कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास होंगे, इसलिए हाई डेंसिटी। लिक्विड में थोड़ा कम है, इसलिए लोअर डेंसिटी। और गैसेस में तो बिल्कुल ही कम है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसलिए डेंसिटी इज वेरी लो। सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को हम लोग कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। लिक्विड को थोड़ा हम लोग कंप्रेस्ड कर सकते हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेस्ड, उसको हम लोग ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। सॉलिड फ्लो नहीं करते, लिक्विड फ्लो करते हैं, गैस फ्लो करते हैं। ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं। डिफ्यूजन। अब पढ़ेंगे हम लोग डिफ्यूजन। ठीक है। ये डिफ्यूजन। तो उससे पहले हम लोग ब्राउनियन मोशन को समझ लेते हैं। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, द जिग जैग और रैंडम पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। हम लोग जानते हैं कि जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। हम लोग आगे ही मैंने मैटर में आपको बताया है कि जो मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इनके पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। लेकिन इसमें भी हमारा मैटर के स्टेट पे डिपेंड करता है कि जो टाइनी पार्टिकल्स है वो कैसे मूव कर रहे हैं। सॉलिड में हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, इसमें इसका मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच मूवमेंट कम होता है, उनका काइनेटिक एनर्जी कम होता है। ठीक है। और लिक्विड में थोड़ा उसके कंपेरिजन, सॉलिड के कंपेरिजन में कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, यानी कि उसके बीच पार्टिकल्स का मोशन थोड़ा ज्यादा रहता है, और गैसेस में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। ठीक है। हाँ, हाँ। तो हम लोग ब्राउनियन मोशन क्या समझते हैं, जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनका जिगजैग मोशन। एक पार्टिकल है, पहले इधर मूव किया, यहाँ टकराया कंटेनर में, इधर मूव किया, फिर यहाँ टकराया, इधर मूव किया, फिर यहाँ से इधर मूव किया, फिर यहाँ से इधर मूव किया। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन। तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, और उसका जिगजैग और रैंडम पाथ ट्रेवल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा था, जिगजैग और रैंडम पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। और डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। दो अलग तरह के पदार्थ है, दो अलग तरह के मैटर है, और उनके पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग। ठीक है।
खुद से इंटरमिक्सिंग होना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। मान लीजिए दो डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स के यहाँ पार्टिकल्स थे और ये क्या हुए हम लोग मिक्सचर तो हम लोग जानते ही हैं। तो हम लोग क्या किए इस ये कन अब ऑटोमेटिक क्या हो गया मिक्स्ड हो गया, ठीक है? ये मिक्स्ड हो गया। मिक्स्ड हो गया तो इसको ही क्या कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। The rate of diffusion increases and increase of temperature of diffusing substance. हम लोग किसी दो सब्सटेंस को डिफ्यूज कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो डिफ्यूजन का रेट है वो भी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है ठीक है इट इट इज नेचुरल प्रोसेस ये एक नेचुरल प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस ये स्टेट्स के तीनों मीटर में क्या करता है काम करता है तीनों मीटर में हम लोग हो जाता है इसके आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग अब पढ़ेंगे तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम जो मैटर है उनका जो पार्टिकल्स है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होता है स्पेस होता है हम लोग अभी इसको ही स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते आए हैं कि सॉलिड में जो स्पेस होता है सबसे कम होता है लिक्विड में स्पेस उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है और गैसेस में तो बिल्कुल ही ज्यादा होता है ठीक है तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम जो पार्टिकल्स है मैटर के उसके बीच में स्पेस होता है या वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो तीनों में स्पेस पाए जाते हैं बस बात इतना है कि सॉलिड में थोड़ा कम पाया जाता है लिक्विड में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है और सबसे ज्यादा हमारा गैसेस में पाए जाते हैं ठीक है उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा जो मेटल्स के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम ठीक है इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग Particles of matter attract each other because force of attraction मैंने बात पहले ही बात किया है मैटर में कि जो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वही चीज यहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर क्योंकि उनके बीच एक अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है तो याद रखिएगा पार्टिकल्स के बीच में एक जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है और पार्ट जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उन वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है ठीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कीप द पार्टिकल्स बाउंडेड टुगेदर अब एक दूसरे के बीच वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं उनके बीच एक अट्रैक्शन वाला फोर्स है तो वो क्या करेगा एक दूसरे को खींच के रखेगा मतलब उस मेटर के पार्टिकल को बाउंड करके रखता है क्या करता है बाउंड करके रखता है इसलिए तो सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है इसीलिए वो सॉलिड क्या होता है एक फिक्स डेफिनेट शेप और ये में का होता है ठीक है सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है उसके बीच का जो पार्टिकल्स उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है फिर हम लोगों ने देखा कि लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता लेकिन वॉल्यूम होता है क्योंकि उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है ठीक है तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल सॉलिड इज ग्रेटेस्ट बिटवीन पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज मॉडरेट एंड बिटवीन द गैस इज लोवेस्ट यहाँ लिखा है क्लियरली लिखा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है फिर उससे ज्यादा हमारा होता है लिक्विड में सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस में सबसे कम गैस में होता है उससे ज्यादा लिक्विड में होता है उससे ज्यादा सॉलिड में होता है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ठीक है किसके बीच का मेटर के पार्टिकल्स के बीच का ठीक है उम्मीद करता हूँ समझ गया होगा अब आगे देखते हैं अब थोड़ा सा इन सब पॉइंट्स पे हम लोग ध्यान देते हैं हम्म, हम्म। Because of the lowest force of attraction between the particles of gas, we can move our hand through air easily. To move our hand in liquid such as water, we have to apply some force. But as from a solid as wood, we cannot move our hand. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी गई है जिससे हम लोग पार्टिकल्स के अट्रैक्शन को समझ सकते हैं देखो हमारे चारों तरफ अभी एयर है कि नहीं और मैं इसमें आराम से हाथ मूव कर रहा हूँ आखिर यहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स है गैस के लेकिन मैं फिर भी उसमें अपना हैंड
मूव कर पा रहा हूँ क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में सबसे लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से हम इसलिए इजीली हैंड मूव कर सकते हैं। लेकिन गैस के कंपैरिजन में लिक्विड में थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है जिसकी वजह से हमें लिक्विड में भी हाथ मूव कर सकते हैं लेकिन उसमें मूव करने के लिए हमें थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है? और सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है इसलिए उसका हाई डेंसिटी हो जाता है जिसकी वजह से उसमें हम हाथ मूव नहीं कर सकते। अगर हम टेबल पे हाथ मूव करना चाहेंगे हमारे हाथ को चोट लगेगा, टेबल के माप का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है? इसके बाद देखिए दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसलिए हम लोग मैंने पहले ही बताया कि गैस का जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम लोग न के बराबर मानते हैं। ठीक है? इन लिक्विड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मॉडरेट। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बीच का होता है, लिक्विड और गैस और सॉलिड के बीच का मॉडरेट। एंड ग्रेटेस्ट इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे मैंने जो पहले बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे बनाया हुआ है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को अरेंज किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला क्या होता है? सॉलिड, मैंने अभी बताया था, फिर हमारा होता है लिक्विड और फिर हमारा होता है गैस। आइस पे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। हमारा वाटर का थ्री फॉर्म क्या होता है? आइस, फिर वाटर, वाटर, फिर वेपर। आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म। वेपर क्या है? लिक्विड फॉर्म। वेपर वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म। वेपर क्या है? गैस फॉर्म। आइस में हम लोग हाथ मूव नहीं कर सकते क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है। ठीक है? हाई डेंसिटी होता है, स्पेस बहुत ही कम पाया जाता है पार्टिकल्स के बीच। वाटर में सॉलिड के कंपैरिजन में लो अट्रैक्शन फोर्स है, जिसकी वजह से इसके बीच का जो डेंसिटी होता है थोड़ा कम होता है, पार्टिकल्स के बीच स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। और साथ ही साथ वाटर में हम लोग हाथ मूव कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा हमें फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि इनके बीच में मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि बीच का लग थोड़ा बहुत सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा। ठीक है? वेपर में एकदम न के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है पार्टिकल्स के बीच, इसलिए हम लोग इजीली हैंड मूव कर सकते हैं और उसका बहुत ही डेंसिटी लोअर होता है। ठीक है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स याद कर लोगे, समझ लोगे अच्छी तरह से, तो ये जो हाई डेंसिटी की बात है, जो पार्टिकल्स के बीच स्पेस है, ये आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है? और मैंने कोशिश की आपको अच्छी तरह समझाने का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग मैटर के स्टेट में चेंज ला सकते हैं। मैंने जब स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाया तो उसी में थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। चलिए लेकिन अब अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर के माध्यम से आपको यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर के चेंज होने वाले को समझाया है कि कैसे हमारा मैटर का स्टेट में चेंजेस आता है। हमारा कोई मैटर, यहाँ पे देखिए ये सॉलिड है, सॉलिड हमारा आइस का यहाँ पिक्चर दिया गया है, सॉलिड लिखा भी गया है। इसको अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे और इसका एक 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट मैंने बताया, 0 डिग्री सेल्सियस, ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये लिक्विड में चेंज होने लगेगा। यहाँ देखिए मेल्टिंग, पिघलना को क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। ठीक है? तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा? वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा जिसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। और फिर हम लोग और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड जो है इवापोरेट होगा, वेपोराइजेशन स्टार्ट होगा और वो क्या होगा? गैस बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा? गैस। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किए सॉलिड से लिक्विड बना, फिर लिक्विड से गैस बना। तो सॉलिड से लिक्विड बनना मेल्टिंग और लिक्विड से गैस बनना इवापोरेशन। ठीक है? क्या कहलाता है? इवापोरेशन। मेल्टिंग में क्या होता है? पिघलता है और लिक्विड से गैस में क्या होता है? इवापोरेशन में वेपोराइजेशन होता है, वाष्प बन। ठीक है? तो इस प्रकार हम लोग सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बन में कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर को। ठीक है? हमारा क्या था? यहाँ पे आइस था, आइस का हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया, इसको लगभग 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट पर ले आया। फिर ये आइस क्या हुआ? वाटर में बदल गया। फिर वाटर हम लोग गर्म करते गए, बॉयल होना स्टार्ट हुआ, बॉयल होना स्टार्ट हुआ, बॉयल होने लगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये बॉइल्ड होने पूरा कंप्लीट स्टार्ट होने लगा और इसका
वेपोराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया और ये क्या हो गया, वाटर से गैस में बदल गया। ठीक है, तो आइस से वाटर में बदलना क्या कहलाता है, मेल्टिंग। और वाटर से गैस में बदलना क्या कहलाता है, इवापोरेशन। इवापोरेशन, ठीक है, याद रहेगा। ये हो गया हमारा टेम्परेचर की वजह, टेम्परेचर के हेल्प से स्टेट्स के मीटर में चेंज लाना। मैं आपको यहाँ से इसको अभी भूल जाइए, अभी मैं वही आपको चीज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको अभी इग्नोर कीजिए, हम लोग वही चीज पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या था, सॉलिड, फिर इधर गैस, सॉरी इधर वाट लिक्विड, लिक्विड लिख देते हैं, लिक्विड। और इधर क्या था, ऐसे गैस। तो हम लोग टेम्परेचर की हेल्प से सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस के। ठीक इसी तरह अगर हम टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वो गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया टेम्परेचर का हेल्प। इसके बाद हम लोग देखें सॉलिड से लिक्विड में बदलना मेल्टिंग, और फिर लिक्विड से गैस बनना क्या कहलाता है, हाँ वेपोराइज इवापोरेशन। ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग जब सॉरी गैस है, गैस को हम लोग कंप्रेस करेंगे। ठीक है, गैस को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। इसके पार्टिकल्स को हम लोग छोटे जो पार्टिकल्स दूर दूर पे है, इसको हम लोग एक किसी चीज की हेल्प से कंप्रेस करेंगे, इधर एक दूसरे के कंप्रेस करके पास लाएंगे। तो वो क्या होगा, कंप्रेस करने के बाद, वो कंप्रेस करने के बाद आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विडिफिकेशन। ठीक है, और उसके बाद लिक्विड से हम लोग और कंप्रेस करेंगे तो वो बन जाएगा सॉलिड, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग, जमना। ठीक है, क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। याद रहेगा, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, और कंप्रेस करते जाएंगे तो गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को और ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, हाँ। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन, ये सब्लिमेशन क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सॉलिड को सॉलिड को डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुए देखेंगे। वो लिक्विड फॉर्म में होता ही नहीं है, उसमें लिक्विड फॉर्म होता ही नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं नेफ्थलीन का। नेफ्थलीन की गोली, फिनाइन की गोली भी कोई कोई से बोलता है। वो व्हाइट व्हाइट गोली होती है जो इधर वॉशरूम वॉशरूम में कहीं कहीं मिल जाती है आपको। वो क्या होता है, वो नेफ्थलीन का जो गोली है, वो क्या होता है, वो सॉलिड में रहता है और धीरे 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 आपको गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो आपको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए नहीं दिखेगा। तो कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड फेज में आते ही नहीं है। उसी उसी को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि आप ओडोनिल, ये फ्रेग्रेंस, रूम फ्रेग्रेंस होता है, ओडोनिल वॉशरूम वॉशरूम में रखा जाता है। इन सब को आप देखेंगे कि वो सॉलिड फॉर्म में है, और वो 15 दिन 20 दिन तक अपना स्मेल छोड़ते जा रहा है, और कुछ दिन बाद वो वहां से गायब हो जा रहा है। तो वो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग की मेल्टिंग क्या है, इवापोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, फ्रीजिंग क्या है। ठीक है, और फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होने को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेज में अच्छी तरह से समझाया हूँ। यहाँ पे आपको एरो भी दिया गया है, एरो से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग इस इमेज को दो पार्ट में चेंज कर सकते हैं खुद से बना के। आप लोग एक फ्रीजिंग और इवापोरेशन अलग कर दीजिए, फिर आप लोग ये कंडेंसेशन और फ्रीजिंग अलग कर दीजिए, और फिर ये सब्लिमेशन और डिपोजिशन का एक अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ पे देखिए क्या है, ऑन इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
On increasing the temperature of the solid, the kinetic energy of the particle increases, which overcomes the force of attraction between the particles, thereby देयर सॉलिड मेल्ट्स कन्वर्ट टू ए लिक्विड। देखिए टेम्परेचर का प्रभाव क्या है, जब हम लोग जानते हैं कि मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग किसी मैटर को टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, ठीक है, जिससे वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये जो पार्टिकल्स है इनके काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनका जो कंटीन्यूअसली मूवमेंट होता है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो समझ ही नहीं, इधर-उधर एनर्जी बढ़ गया तो कूदना स्टार्ट हो गया तो क्या हो गया, ये अपना बॉन्डिंग तोड़ने लगता है। जो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स जो है, वो एक-दूसरे को जो बाँध के रखते हैं, वो क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा है, देखिए टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज व्हिच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके क्या होता है, वो सॉलिड से मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हमारा जो पार्टिकल्स हैं उसका क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाना यानी कि उसके बीच में उसका एनर्जी बढ़ गया, और काइनेटिक यानी कि वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। वो तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो ये पार्टिकल्स अपना जिगजैग मोशन में मोशन करने लगे, और ये जो क्या हो गया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको ओवरकम कर दिया, और इनके बीच का बॉन्डिंग टूटने लगा, जिसकी वजह से ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग को एक बात बता दूं कि हमारा जब मान लीजिए कोई आइस क्यूब था, आइस क्यूब को हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाकर हम लोगों ने इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने को किया, ठीक है। तो इसका हम लोग जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो कोई एक आइस क्यूब है इतना बड़ा, ठीक है। और ये जब तक मेल्ट हो रहा है लिक्विड फॉर्म में, जब तक ये कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। आप कितना भी टेम्परेचर उसका देते रहे, लेकिन वो जब तक आइस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही वो कांस्टेंट रहेगा, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। बाकी का जो एनर्जी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस के बाद हम टेम्परेचर देते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, और लेकिन हम लोग हीट देते जाते हैं, तो बाकी का जो हीट एनर्जी होता है वो इसके जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बॉन्डिंग है, इसको तोड़ने में काम करता है, और वो लिक्विड में उसे कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिर वाटर से हम लोग इसको वेपर बनाएंगे, गैस बनाएंगे, तो इसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग का 1 लीटर पानी है, और उसको हम लोग बॉयल करके इवापोरेट करने लगे, ठीक है। इवापोरेशन स्टार्ट हो गया, तो जब तक कि वो वाटर कंप्लीटली वेपर नहीं हो जाता, उस वाटर का जिस पे हम लोग टेम्परेचर अब बढ़ा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बाकी का एनर्जी उसके पार्टिकल्स के बॉन्डिंग को तोड़ने में काम आता है, और वो वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जब तक कि वो फुल्ली गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। नीचे देखिए लाइन क्या लिखा है, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point। देखिए एक टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में बदलने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे, उसको क्या कहते हैं, उस मेटल उस सॉरी उस मेटल का क्या बोलते हैं, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट देखिए दिया है 273.16 केल्विन, यही होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 273.16 केल्विन क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके आगे देखते हैं, पहले इसे थोड़ा मिटा लें हम। अलग अलग मेटल्स का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमारा है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 273.16 केल्विन, ठीक है। केल्विन क्या है, टेम्परेचर का एक यूनिट है।
द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, क्या होता है लिक्विड, क्या होता है एक टेम्परेचर पे बॉइल होना स्टार्ट होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर है जो बॉइल होना स्टार्ट होता है कितने पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कि वो उस पॉइंट पे आकर वेपर में मतलब कि गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक ग्राफ बना के सुनाता हूँ। देखिए, ये हुआ हमारा एक ग्राफ। ठीक है, ये टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक क्या है एक कोई मटेरियल है जिसको हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। क्या रहे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। एक इस पॉइंट पे आकर एक टेम्परेचर है, मान लीजिए आइस ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आकर ये क्या होगा मेल्ट होना स्टार्ट होगा। क्या होगा मेल्टिंग, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेल्ट हो रहा है तो वो मटेरियल आइस जो है हमारा जब तक हमारा वो मेल्ट होगा, जब तक मेल्ट होगा तब तक इसका ये जो हमारा मेल्टिंग है, मेल्टिंग पॉइंट, ये जब तक मेल्ट होगा तब तक इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रुक जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आकर जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो जब तक वो कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा। कब तक जब तक कि वो मेल्ट हो रहा है। फिर मेल्ट होने के बाद जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो फिर लिक्विड से फिर टेम्परेचर इंक्रीज। अरे यार, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ ना इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। फिर से ये क्या होने लगा लिक्विड में, लिक्विड लिक्विड में है, फिर एक पॉइंट पे आकर ये क्या हुआ मान लीजिए आई वाटर का बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आकर ये क्या होगा बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि बॉईल होना स्टार्ट हो गया यानी कि वो गैस में कन्वर्ट होने लगा। तो जब वो गैस में गैस में कन्वर्ट हो रहा है तब तक उसका टेम्परेचर क्या होगा तब तक उसका टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तब तक क्या रहेगा बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन, और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये आगे मैंने आपको दिया है मिलेगा, मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा समझा रहा था। तो ये है टेम्परेचर का खेल, कैसे हम लोग फेज चेंज कर सकते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है अपने मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर बॉइलिंग पॉइंट पे भी अपना टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है जब तक कि वो कन्वर्ट नहीं हो जाता पूरी तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बात आ ही गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए latent heat of fusion, the heat energy required to convert 1 किलोग्राम of solid, 1 किलोग्राम सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो उसका क्या कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे कि हम लोग का आइस को मेल्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस लगता है, तो उसका क्या है वाटर का आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। आइस का क्या है वो एक मेल्टिंग पॉइंट है। और इसी 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक कि वो कंप्लीटली मेल्ट ना हो जाए, उसको क्या कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके बाद आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो भी मैंने आपको ग्राफ में समझाया कि 1 किलोग्राम लिक्विड को हम लोग को गैस में बदलना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हाँ, उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उसका, और वही जाना जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का।
ठीक है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसी को कहते हैं। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और वेपोराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है और जब तक वो फुल्ली कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और यही कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बाद का जो हीट हम लोग टेम्परेचर देते जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। हीट एनर्जी देते जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट रह रहा है। बाकी का जो हमारा एनर्जी है वो उसके जो पार्टिकल्स है उनके अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में काम आता है, ठीक है? क्या आता है? तोड़ने में काम में आता है, ठीक है? इसलिए हमारा टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट रह जाता है। इसके बाद देखिए द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है, यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में आते ही नहीं है, ठीक है? इसको क्या, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। याद रखिएगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन स्पेलिंग गलत होने से सॉरी, नेफ्थलीन, ठीक है? The temperature at which the state of substance changes from liquid to solid is called freezing point। ये भी मैंने आपको बताया कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने लगे, उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है? क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। और आगे देखते हैं, when a solid melts, its temperature remains the same because heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. It is considered that it gets hidden in the content of the beaker and is known as the latent heat। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जब कोई मटेरियल है जैसे कि आइस, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे 0 डिग्री सेल्सियस पे आके, उसका टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है और बाकी का जो हीट एनर्जी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम किया जाता है, या माना जाता है कि जो जो उसमें कंटेंट ऑफ द बीकर उसमें क्या होता है? हाइड हो जाता है, ठीक है? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है? उसके बाद वाटर वेपर एट 373 केल्विन। 373 केल्विन कहने का मतलब है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। 373 kilo have more energy than the water at the same temperature. Water vapor at 373 have more energy than the water at the same temperature because particles still have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। मतलब समझे? देखिए इसका मतलब है कि हमारा इसमें बोला गया कि अगर सेम टेम्परेचर 373 केल्विन 373 केल्विन का अगर वेपर हो, वेपर हो, तो उसमें ज्यादा एनर्जी रहता है। वही 373 केल्विन पे वाटर है, उसका एनर्जी वाटर स्टीम के मुकाबले कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पे वो बॉयल होना स्टार्ट होता है और वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर जब पहुंच गया, तो वो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, जब तक कि वो वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे रुक गया है, लेकिन इस वाटर से क्या बन रहा है? वेपर बन रहा है, गैस। तो मैंने बताया कि एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ यूज होती है? उस जो वाटर है उसके टाइनी पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आता है, यानी कि वेपर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया है? कम हो गया है। ये इसके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो पार्टिकल्स की में है एनर्जी ज्यादा हो गई। इसीलिए वाटर वेपर जो होता है यानी कि स्टीम जो होता है, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी अब्सॉर्ब किया रहता है, इसलिए क्या होता है? उसका जो एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है। किस हीट के रूप में? इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मैंने बताया ना 100 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाता है और एक्स्ट्रा एनर्जी जो होता है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आता है पार्टिकल्स के। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ आ गई? वेपर में आ गई, ठीक है? लेकिन वाटर का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स रहता है, ठीक है? समझ आया? एक बार और अच्छे से पढ़ लो। वाटर वेपर एट 373 केल्विन है मोर एनर्जी। वाटर वेपर का 373 केल्विन पे एनर्जी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर एट 373 केल्विन। पानी का भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और वाटर वेपर का भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन जो
एनर्जी है वो वाटर वेपर में ज्यादा होता है क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। वो किस रूप में? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मैंने जो बताया उसके रूप में। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी अब्सॉर्ब किया है वेपर, वही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, जो कि वाटर से वेपर में उसको कन्वर्ट होने में मदद किया है, उसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में मदद किया है। ठीक है, आज इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस बेल आइकन प्रेस कर देना और अपने साथी फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि वो भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।